कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में फिर से जीवित होने लगा है। इसमें मुझसे बहुत ज़्यादा भागीदारी आप सबकी है, जो यहाँ पे उपस्थित पदाधिकारी हैं, जो मंच पर नेतागण हैं, जिन्होंने, जैसे मैंने कहा, हमारा झंडा 20 सालों से उठाकर रखा, उस समय उठाकर रखा जब हम सबसे दुर्बल थे। देखिए, आज पंडित नेहरू जी का जन्म दिवस है। आप सबको शायद मालूम होगा कि उन्होंने अपनी किताब भारत एक खोज में भारत माता के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये जो नारा है, भारत माता की जय, इसमें क्या क्या है। इस नारे में किसान की जय है, मजदूर की जय है, दुकानदार की जय है, महिला की जय है, श्रमिक की जय है, सैनिक की जय है। इसमें इस देश के एक एक वासी की जय है। इसी नारे को लेकर गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, जिन्होंने खून पसीना मेहनत की, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जिनकी शहादत से मिली, जिन्होंने अपने जीवन के साल, कई साल जेल में गुजारे, उन सब की मेहनत की कमाई से हमें आज़ादी मिली। इसीलिए नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, पटेल जी, अंबेडकर जी, तमाम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वे आज़ादी का मतलब समझते थे, आज़ादी का आदर करते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। आज़ादी का मतलब ये है कि इस देश में हर जने का अधिकार है, इंसानियत के तौर पर अधिकार है, नैतिक तौर पर अधिकार है, संवैधानिक तौर पर अधिकार है, आर्थिक तौर पर अधिकार है। मैं जब यूपी आई 2 साल पहले, तो आस्ते आस्ते मुझे समझ में आने लगा कि ये जो समझ है आज़ादी की, ये भाजपा के नेतृत्व में नहीं है। मैं उम्भा गई, अध्यक्ष जी ने सोनभद्र की बात की, वहां पे नरसंहार हुआ था, किसान को मारा गया था, वहां भी आदिवासी थे, पुलिस ने घेरा, जमीन की माफिया ने घेरा, मारा पीटा, 13 लोगों की हत्या हुई। उस समय भाजपा की सरकार ने यह नहीं समझा कि उनके क्या अधिकार थे। उसके बाद कई ऐसे हादसे हुए। उन्नाव में जो हुआ, मैं जब उनके घर गई, उनकी बातें सुनी मैंने, मुझे लगा कि जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है, उनका भी शायद अधिकार ये सरकार नहीं पहचान रही है। एनआरसी, सीएए हुआ, हर जगह हम लोग गए, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, आंदोलन किया, और यही बात ऊपर आई कि कुछ लोगों के अधिकार इस सरकार के लिए कोई भी मायना नहीं रखते हैं। हाथरस में आपने देखा कि पीड़िता के परिवार के अधिकार को किस तरह से कुचला गया, कि उसके अंतिम संस्कार भी उसके परिवार के सामने नहीं हुए। कुछ ही दिन पहले मैं ललितपुर गई, जहां पे खाद के लिए लाइन में खड़े होते हुए 2 जने मरे। 2 किसान वहां पे खड़े हुए थे, वहीं पे उनका दम टूट गया। और 2 ऐसे किसान थे जो 1-2 दिन के लिए खड़े होते होते उनका मनोबल टूटा और उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली।
मैं अरुण वाल्मीकि के यहाँ गए, आगरा के हमारे साथी यहाँ हैं, मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई, जहाँ से 18 से 20 उनके परिवार के सदस्यों को उठाकर पुलिस ले गई। पुलिस थाने में 3 दिनों के लिए इस तरह से पीटा कि उसका मैं आपके सामने मैं बता भी नहीं सकती किन लफ्जों में उन्होंने मुझे बताया। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जिन्होंने आज़ादी के लिए मेहनत नहीं की, खून पसीना नहीं बहाया, वो आज़ादी का मतलब समझ नहीं पाते हैं, उसका आदर कर नहीं पाते हैं। देखिए, हर घर में भी यही होता है। घर में जो मेहनत करता है, कमाता है, जो घर की नींव डालता है, उस घर को बनाता है, वो एक अलग तरह से आदर करता है उस घर का। उसके आने वाली जो पीढ़ी होती है, जिसको मुफ्त में वो घर मिल जाता है, जिसने उतनी मेहनत नहीं की, जिसने खून पसीना नहीं बहाया, वो कभी कभी कम आदर करता है उसी घर का। उसी तरह से आज ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि आज़ादी का आदर भाजपा का नेतृत्व नहीं करती। वे समझते हैं कि आज़ादी को अपने लिए समेट सकते हैं। किनके लिए? जिनके पास सत्ता है और उनके बड़े बड़े जो खरबपति मित्र हैं, जिनको वो इस पूरे देश की मेहनत को वे बेचना चाहते हैं उन्हें और उनको सौंपना चाहते हैं। जिस भावना से ये देश बना, वो भावना कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ही समझ सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान को इसी भावना से बनाया कि हम निर्माण करना चाहते हैं, हम कुछ बनाना चाहते हैं। समानता, अधिकार, वोट की ताकत बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने हम सबको दी, और उसी संविधान के लिए गांधी जी, नेहरू जी और सारे स्वतंत्रता सेनानी, पटेल साहब सब लड़े। सरदार पटेल जी ने देश को एकजुट किया। पंडित नेहरू जी ने देश को बड़े बड़े उद्योग दिए, बांध दिए, अस्पताल दिए, विश्वविद्यालय दिए, आईआईटी, आईआईएम, परमाणु ऊर्जा, ये सब पंडित नेहरू जी के शासनकाल में देश को मिला। क्यों ये सब कार्य क्यों किए? देश के निर्माण करने के लिए, क्योंकि वे आज़ादी का आदर करते थे। यहाँ बुलंदशहर में भी इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन है, मथुरा में जो रिफाइनरी है, मेरठ में कताई मिल है। इंदिरा जी की हरित क्रांति से जिस तरह से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फसल उगी, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश लहलहा उठा, ये सब आप सब जानते हैं। सिर्फ विकास नहीं लाई कांग्रेस, भाईचारा भी बनाया, देश को मजबूत भी बनाया। लाइन में जो आखिरी अंतिम व्यक्ति था, उसका ध्यान देकर कांग्रेस की सारी नीतियां बनी। मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सब किस लिए बनाई गई? ये सब जो सबसे कमजोर व्यक्ति था, उसके बारे में सोचकर बनाई गई। यही कांग्रेस है। कांग्रेस का एक बहुत पुराना नारा है, करो या मरो। इस नारे में कायरता की कोई जगह नहीं है, स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। अपनी निजी महत्वाकांक्षा से बड़ी देश के लिए महत्वाकांक्षा है। इस नारे में धैर्य है, त्याग है, तपस्या की भावना है। मैं आज आपके सामने मेरे कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्तागण, नेतागण, पदाधिकारी, मैं इस नारे को दोबारा जीवित करना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि एक बार फिर वही समय आ गया है कि या तो करो या मरो। ये एक बहुत अलग तरह की लड़ाई है। आज इस देश में जनता से लूट हो रही है। आप किसी भी गली में जाएं, किसी भी मोहल्ले में जाएं, किसी गांव में जाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख
हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, वह सिर्फ एक बात उसके लफ्ज पे है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं। आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों को कुचला गया। आपने आगरा का मैंने मिसाल दिया, दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इंसान की पहचान नहीं है, ये सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक पहचान रही है। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए, और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया है। डीजल का दाम देखिए, आपको ना गन्ने का दाम मिल रहा है, ना गेहूं का, ना धान का, बिजली की बड़ी बड़ी बिलें आ रही हैं, खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलते, गैस सिलेंडर आपको पकड़ा दिए गए। आज क्या आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं, उसको दोबारा से भरवा सकते हैं? छोटे छोटे जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जीएसटी की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है, कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूं कि इस प्रदेश में ना सपा लड़ रही है और ना बसपा लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। जब जब संकट हुआ है पिछले 2 सालों में, तो आप सब सड़क पे निकले हैं, आपने मुद्दे उठाए हैं, आपने आंदोलन किया है। कोरोना हुआ, आप सड़क पे आए, आपने राहत पहुंचाई लोगों को, आपने मदद की, दवा की किट बांटे। जब जब आपने देखा कि जनता के सामने एक समस्या है, आप पीछे नहीं हटे। सपा के लोग कहां थे, बसपा के लोग कहां थे, उनके नेता कहां थे? क्या उन्नाव के लिए लड़े? क्या हाथरस के लिए लड़े? क्या लखीमपुर खीरी पहुंचे? लेकिन आप सब पहुंचे, आपने आवाज उठाई, और इसी तरह से अगर आप लड़ते रहेंगे तो निश्चित है कि हम जीतेंगे। लोगों की आदत बन गई है कि कहते हैं हाँ हाँ कांग्रेस प्रचार तो कर सकती है, सड़क पर आ जाएगी, लेकिन संगठन नहीं है कांग्रेस का। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि आज हमारा संगठन न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत तक गठित हो रहा है। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि 50,000 से ऊपर पदाधिकारी प्रशिक्षण कर चुके हैं, और 1-1.5 महीने में हम 2 लाख पदाधिकारियों का प्रशिक्षण करेंगे। और मैं सबसे ज्यादा गर्व से कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के 18,700 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पिछले 1.5 साल में जेल जा चुके हैं, और 3 दिन से 3 महीनों के लिए जेल में रहे हैं। हमारे अपने अध्यक्ष 28 दिनों के लिए कोरोना काल में जेल गए। मैं पूछना चाहती हूं कि सपा और बसपा के कितने पदाधिकारी, कितने कार्यकर्ता इन 1.5 सालों में जेल गए हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा की सरकार, उनके नेता सपा और बसपा पर आक्रमण क्यों नहीं करते? हमारी आस्था पर आक्रमण करते हैं, हमारी देशभक्ति पर आक्रमण करते हैं, हमारे नेताओं पर तरह तरह के आक्रमण करते हैं। सपा पर क्यों नहीं करते, बसपा पर क्यों नहीं करते? मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि लड़ नहीं रहे हैं। वो जानते हैं कि असली लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। जब मैं आपके बीच आई तो कई लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा टिकट हमारे संगठन के लोगों को मिलेंगे। हम आपको खड़ा करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हम यहां पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है आज, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश की सच्चाई सामने ला सकती है, कांग्रेस ही लड़ रही है। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य यह है कि हम
अपनी पार्टी को मजबूत इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इस प्रदेश से महंगाई मिटानी है, इस प्रदेश से अराजकता मिटानी है, हमें इस प्रदेश में लोकतंत्र दोबारा स्थापित करना है, जिसके जरिए आप सबके अधिकार मजबूत बने और जन जन का अधिकार पहचाना जाए। जहां सबने हमें कहा कि कुछ नहीं हो सकता, सबने कहा, जब मैं प्रभारी बनी तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा राष्ट्र नेता नहीं होगा जिसने मुझे कहा कि दीदी आप यहां से निकल जाओ। सब आए मेरे पास। उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग हमारे साथ जो काम करते हैं उन्होंने भी कहा, लेकिन हमने यहां से एक शुरुआत की है। जहां सब ने कहा था कि कोई आशा नहीं है, वहां पर हमने और आपने मिलकर आशा जगाई है। सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। आपने जो 1.5 साल में किया है, आपने साबित किया है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जब अपना मन बना लेता है तो कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, कितनी भी मुश्किल स्थिति में हो, वो उठेगा, खड़े होगा, अपनी पार्टी का, अपने देश का झंडा ऊंचा रहेगा और लड़ेगा। तो इसी भावना से मैं आपसे कहना चाहती हूं, मात्र 3 महीने बचते हैं, उससे भी कम। रुकिए मत, डरिए मत, झुकिए मत, मजबूती से आप आगे बढ़िए। मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं यहां लड़ने आई हूं, आपकी लड़ाई लड़ने आई हूं, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने आई हूं।